लेकिन उसके बाद रात होते होते देर रात तक ट्रंप का ट्वीट आया कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। उसके बाद देखिए जरा जश्न मनना शुरू हुआ। ईरान ने इसे अपनी जंग घोषित कर दिया और अमेरिका और इजराइल के झंडे जला दिए गए, फूंक दिए गए। तो एक तरफ ईरान जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ इजराइल धमाके कर रहा था। इजराइल ने सीज फायर नहीं माना लेबनान को लेकर। इजराइल ने लेबनान पर मिसाइल दागे। قواعد غير من الجامع तो तेहरान में हमले रुक चुके थे, लेकिन लेबनान में हमले जारी थे। नेतन्याहू एक एक कर गोले दाग रहे थे। हमले लेबनान के बेरूत में हो रहे थे। इजराइल सीज फायर के बाद भी युद्ध विराम नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि लेबनान में हमले रोकना युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उस हिजबुल्लाह पर धमाके हो रहे थे जो ईरान के लिए खड़ा होकर मिसाइलें दाग रहा था। ये आप लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं, चारों तरफ तबाही। في عالم بالبناية هاي الضربة القوية اللي ورا رفاعي، هاي الضربة القوية। और लेबनान में नेतन्याहू के हमले अभी भी जारी हैं। सीज फायर के बाद भी भारत में देखिए जरा, श्रीनगर में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। अमेरिका रुक गया, लेकिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने लेबनान पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान समेत कई जगह जश्न शुरू हो गया। दुनिया मानने लगी कि जंग रुक गई और तेल से लगी आग अब बुझ जाएगी। अमेरिका इसराइल जो है उन्होंने ईरान पर नाजायज जंग थोपी थी। आज उसका 40 दिन के बाद उन्होंने खुमियाजा भुगता। लेकिन नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं थे। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बमों की बरसात कर दी और ऐलान कर दिया कि वो लेबनान पर हमले रोकेंगे नहीं। तो क्या नेतन्याहू ट्रंप के सीज फायर को भी नहीं मानते? युद्ध विराम के जिस समझौते पर अमेरिका और ईरान तक मान गए, उसे नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहे? क्या नेतन्याहू की जिद फिर से जंग की आग को भड़काएगी और मिडिल ईस्ट में और बड़ी तबाही लाएगी? अब आइए आपको बताऊं कि अभी भी कैसे इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। लेबनान के शहरों का हाल देखिए जरा क्या हो गया है। शुरुआती लगभग 8 से 10 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये वहां का टायर सिटी है। लेबनान का टायर सिटी का हाल देखिए। كذا غارة على مدينة صور، كذا غارة على مدينة صور، الله أكبر
مسكوه كمان بسور كمان ضربوها ونزلوها كذا غارة على مدينة سور كذا غارة على مدينة سور الله أكبر كمان بسور كمان ضربوها ونزلوها अब सवाल यह है कि नेतन्याहू क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्या वजह है? क्या ईरान से युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू राजी नहीं है, इसलिए ट्रंप के ऐलान के बाद भी नेतन्याहू और उनकी सेना रुक नहीं रही है? बल्कि सीजफायर ऐलान के बाद लेबनान में 5 जगहों पर भीषण हमले हुए। दक्षिणी लेबनान के टायर और सिडोन जैसे शहरों पर भारी बमबारी की गई। इजराइल के ताजा हमलों में लेबनान में 8 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल हिजबुल्लाह को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है और उसे लगता है कि युद्ध विराम हिजबुल्लाह को मजबूत होने में मदद करेगा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इजराइल सीजफायर की शर्तों से खुश नहीं है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान पर भी उसने शर्तों के साथ समर्थन दिया है। नेतन्याहू ने कहा ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा और हम हमले बंद करने होंगे और इजराइल लेबनान पर हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेंगे, जबकि सीजफायर में ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की मांग की है। अब ईरान की तरफ से भी वार्निंग दी गई। सीजफायर के बाद भी लेबनान पर अटैक से ईरान आग बबूला है। ईरान ने इजराइल को तुरंत हमले रोकने की धमकी दी है और कहा है कि अगर लेबनान में गोलीबारी कुछ घंटों में नहीं रुकी तो हमारी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी करेगी। यानी अगर नेतन्याहू ने हमले लेबनान पर नहीं रोके तो फिर से ईरान तेल अवीव पर अटैक शुरू कर देगा। तेल अवीव समेत पूरे इजराइल को मिसाइल और ड्रोन से दहला देंगे। अब सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी रोक दी है, तो नेतन्याहू की सेना को भी लेबनान पर हर तरह के हमले बंद करने चाहिए, यह ईरान का कहना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, आईडीएफ का क्या कुछ कहना है और डिफेंस मिनिस्टर है लेबनान के, वो क्या कह रहे हैं। इजरायली सेना ने सैकड़ों हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया है। लेबनान में हमारी सेना ने उन पर अचानक धावा बोला। ये हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमने हिजबुल्लाह नेता को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेबनान में जंग जारी है। सीजफायर में लेबनान में हमले रोकने की बात नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है। आम लोगों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। वहां आसपास के लोगों को हम घरों के बाहर जाने की अपील कर रहे हैं। लेबनान में जो लोग इजरायली सेना की अपील नहीं मानेंगे वो अपनी जान का खतरा मोल लेंगे। और हमारे सहयोगी नजीर खुद लेबनान में बेरूत में भी थे, वो उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। नेतन्याहू और इजराइल अभी भी वहां हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर घोषणा के कुछ ही मिनट बाद इजराइल ने यहां लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहां हुई है। एक कॉफी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए तबाही। और इस कॉफी शॉप पे, क्या कॉफी शॉप भी हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन बन गई है? दुकानों की हालत इन पूरी, ये दुकान थे, शॉपिंग मॉल था, ये देख लीजिए पूरा मार्केट प्लेस, इसकी क्या हालत बनाई गई है। दोनों तरफ से, ये एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इस मार्केट को पूरा खत्म किया गया है ताकि यहां जिंदगी का कोई आसार न रहे। यह कई मंजिलों की इमारत थी, चश्मजदन में इसको जमीन बोस कर दिया गया है। ये यहाँ फूलों की दुकान थी, ये देख लीजिए इस साइड फूलों की दुकान थी, मिसाइलों ने इसे मलबे में तब्दील किया है। तो नजीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब यहां ये सवाल उठ रहे हैं, तो फिर आखिर ये युद्ध विराम कैसा है, ये सीजफायर कैसा है जिस सीजफायर के बाद भी अटैक हो रहे हैं, या नेतन्याहू ट्रंप की सुन नहीं रहे। फिर और देखिए, ये आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जिस पर इजराइल ने अटैक किया है, इजरायली सेना ने। अब सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना क्या करने वाली। इजरायली कमांडर्स बैठक कर रहे हैं, उनके लिए क्या जंग रुक गई है या उनके पास कोई और बड़ा प्लान है?
पहले गाजा, फिर लेबनान, फिर ईरान और फिर अभी भी लेबनान में अटैक जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध विराम कैसा हुआ है, इसमें शर्तें क्या हैं और क्या वो शर्तें मानी जा सकती हैं? क्या शर्तें हैं दोनों तरफ से? ईरान का प्रस्ताव, जो पहली शर्त है, ईरान के खिलाफ कोई नया आक्रमण नहीं होगा। असलियत क्या है? सीजफायर के बीच भी ईरान पर हमले हुए हैं। दूसरी शर्त है हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा। इसकी असलियत यह है कि अमेरिका यहां टैक्स देने पर तैयार नहीं होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि हॉर्मूज से शिप गुजरे तो कोई उस पर टोल दे। तीसरी शर्त है सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए जो अमेरिका ने लगाए। असलियत यह है कि सीजफायर के बाद ट्रंप ने कहा परमाणु संवर्धन की अनुमति नहीं, यानी जो परमाणु को शुद्ध ईरान कर रहा था, इनरिच कर रहा था, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन यह शर्त का हिस्सा है। चौथी शर्त, जब्त $100 बिलियन वापस मिले ईरान को, जो बैंकों में फ्रीज थे उनके। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर इस पर बात करने की बात कर रहा है। पांचवी शर्त है सभी दूसरी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए जो सैंक्शंस ईरान पर अमेरिका और दूसरे देशों ने लगाए। इसकी असलियत यह है कि टैरिफ और सैंक्शन राहत पर बातचीत करेगा अमेरिका। छठी शर्त है मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना वापस हो। सैन नेड्डो पर जो ट्रंप की सेना मौजूद है, इस पर असलियत यह है कि अमेरिका शायद ही इसके लिए तैयार होगा क्योंकि उसके वहां सैन्य अड्डे। सातवीं शर्त है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति हो, यानी लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है वो भी समाप्त हो। असलियत यह है कि इजराइल के लेबनान में हमले अभी भी जारी। आठवीं शर्त है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को समाप्त किया जाए। इस पर असलियत यह है कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगेगा। नवा प्रस्ताव यह है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना है, यानी अमेरिका ने ऐसा भरोसा नहीं दिया अब तक इस शर्त पर। और आखिरी और 10वीं शर्त है ईरान को हर जाने का भुगतान हो, जो भी जंग में नुकसान हुआ है वो पैसा ईरान को दिया जाए। इसकी असलियत यह है, ट्रंप कह रहे हैं जंग से हमें खुद भारी नुकसान हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति, दोनों को सुनिए। हमारे पास मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की शक्ति है। ईरान ने दया का रास्ता चुना। ट्रंप ने उन लक्ष्यों को बख्श दिया क्योंकि ईरान ने भारी दबाव में आकर सीजफायर स्वीकार किया। नए ईरानी शासन ने समझ लिया था कि समझौता उस भाग्य से कहीं बेहतर था जो उनका इंतजार कर रहा था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान इस सीजफायर का पालन करे, साथ ही बातचीत की मेज पर आकर समझौता करे। हम डटे रहेंगे, तैयार रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हमारे सैनिक रक्षा के लिए तैयार हैं, आक्रमण के लिए तैयार हैं और किसी भी क्षण फिर आरंभ करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जाए, लेकिन अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। उन्होंने हमें ईरान को भरोसे में लेकर बातचीत करने को कहा था। मुझे लगता है कि ईरान ने सही फैसला लिया है। तो सवाल यह है, शर्तें तो लंबी चौड़ी हैं, लेकिन क्या उन शर्तों को माना जा सकता है? क्या अमेरिका मानने को तैयार है? और शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो सीजफायर कैसा? क्योंकि ईरान की रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया, सीजफायर के बाद अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं, सिर्फ ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक नहीं हुआ। ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो हमला यूएई पर हो गया सीजफायर के बाद, हमला कुवैत पर हो गया सीजफायर के बाद। तो फिर कैसी जंग रुकी है? सबसे पहले देखिए, सीजफायर के बाद ईरान के लवाना द्वीप पर हमलों से जोरदार धमाका हुआ। लवाना में एक तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। सीजफायर ऐलान के कुछ घंटों बाद यह हमला हुआ। एक साथ कई हमलों से रिफाइनरी में आग लग गई है। फारस की खाड़ी में यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। सीजफायर ऐलान के बाद हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं। अपने ऑयल सेंटर पर हमले से ईरान भड़क सकता है। आईआरजीसी ने साफ कहा है, हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हम दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, कुवैत पर अटैक हो गया। सीजफायर के बाद ड्रोन अटैक हो गया कुवैत पर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले की पुष्टि की और कहा, हमने ईरान के 28 ड्रोन नाकाम कर दिए।
ईरान ने ऑयल सेंटर और पावर प्लांट को निशाना बनाया। पानी के कई डिसैलिनेशन प्लांट पर भी उसने हमला किया। ईरान ने हमले से कई जगह बड़ा नुकसान का दावा किया है। यूएई पर अटैक हो गया। युद्ध विराम के बाद यूएई में भी ईरानी हमलों से कोहराम मचा है। अबू धाबी के गैस प्लांट पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। यूएई ने कहा है एयर डिफेंस से हमने ये सारे हमले नाकाम कर दिए, लेकिन प्लांट में एक मिसाइल गिरने से आग लगने की भी खबर है। ईरानी हमले से एक भारतीय समेत 3 के घायल होने की भी खबर है और फिलहाल प्लांट का कामकाज रोकना पड़ गया है। दूसरी तरफ बहरीन पर भी हमले हो गए, इसीलिए सीज फायर पर सवाल उठ रहा है। बहरीन में मिसाइल हमले के अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई। राजधानी मनामा सहित कई इलाकों में धमाके सुने गए हैं। ईरान के हमले से बहरीन में एक घर में आग लग गई। ईरान के ताजा हमले से लोगों के घायल होने की भी खबर है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर अटैक हो गया। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हॉर्मूज का एक विकल्प है। ईरान ने सऊदी पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। सऊदी ने 5 मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया है। तो सवाल यह है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा। हुआ 14 दिन है और चला 4 घंटे भी नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्क्यूरियल आदमी है। अपना इरादा बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। जब एक तरफ से कह रहे थे कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा एटसेट्रा, दूसरी तरफ फिर उसने एकदम से समझौता कर लिया, एक ऑफर कर दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। तो ये उन्होंने कुछ किया है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ईरान में तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप को कोई शाबाशी नहीं मिली है कहने के लिए, क्योंकि जहां वो कहता रहा हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, वो नहीं कर पाया। अगर ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है, और ये मुझे पता नहीं कि ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट के 2 घंटे के बाद फिर मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई थी। आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स ने, इजराइल वालों ने बताया कि एक और मिसाइल आ गई थी वहां से। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सीरियस है, कौन किस पे भरोसा करता है, ये बहुत जरूरी बात है। तो अब सवाल यह है कि कितने दिन की शांति है, और खबर यह है कि ईरान से शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के साथ होनी है ये शांति वार्ता। न्यूयॉर्क पोस्ट से बोले राष्ट्रपति ट्रंप, सुरक्षा कारणों से नहीं जा सकते जेडी वेंस। तो अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते के लिए कागजों में ही सही जंग रुकी है, उसके बाद तेहरान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। कितने दिन जंग रुकी है ये भी कोई नहीं जानता। ये तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जंग के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर, तबाही का आलम नजर आ रहा है। और सीज फायर के बाद देखिए जरा, रक्षा मंत्री ने बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और मिडिल ईस्ट पर ही यह बैठक हुई है। खबर यह भी है कि विदेश मंत्री भी यूएई जाने वाले हैं। 9 अप्रैल से यूएई के दौरे पर हैं। भारत के लिए इस जंग के बाद बहुत से सबक भी हैं कि भारत को अब क्या कुछ तैयारी करनी है, आगे कभी ऐसा हो भविष्य में, इसलिए उससे पहले क्या तैयारी करनी। और इस बीच जो भी भारतीय ईरान में है उनसे कहा गया है फौरन ईरान छोड़ दें। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। कहा है जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाएं, बिना इजाजत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने की कोशिश ना करें, भारतीय दूतावास से संपर्क और तालमेल कर आगे बढ़ें। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह एडवाइजरी जारी की। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। सीज फायर ऐलान से पहले भारतीयों से अपील की थी, कहा था ईरान में 48 घंटों तक जो भारतीय जहां है वहीं रहे। ईरान के मिलिट्री सेंटर और पावर प्लांट से दूर रहें। बहुमंजिला इमारतों में हो तो ऊपर के फ्लोर से दूरी बनाएं। और अब तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या भारत को लगता है कि हालात कहीं फिर न बिगड़ जाएं, इसलिए उससे पहले जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त 9000 भारतीय ईरान में थे। इनमें से ज्यादातर छात्र वहां काम करने या पढ़ने के लिए गए थे। अब तक करीब 1800 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है और भारत बाकी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। सुनिए जरा
क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। We have issued a statement. हम इस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी तकलीफ और नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल एनर्जी और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होगी। मिडिल ईस्ट और ईरान में भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम वहां बनाया है, जहां मिशन हेल्पलाइन, सलाह और वीजा पारगमन और रसद संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं। खुले हवाई क्षेत्रों से उड़ान जारी है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 7.88 लाख यात्री भारत आ चुके हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों से निकासी पड़ोसी देशों के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। ईरान में जहां लगभग 7500 भारतीय फंसे हैं, एक नई सलाह जारी कर जल्द से जल्द निकलने का आग्रह किया है और 1864 नागरिकों को पहले ही अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा चुका है। We hope that this development in West Asia will also encourage